स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकार ने प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वित किया है। 2. सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा आयु वर्ग 14 से 18 तक विस्तारित कर दिया है। 3. उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्रीय उच्चतर स्तर शिक्षा अभियान के माध्यम से उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी सिर्फ 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकार ने प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया है, अतः कथन 1 सही है। सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से SSA को माध्यमिक शिक्षा आयु वर्ग 14 से 18 तक विस्तारित किया है, अतः कथन 2 सही है। उच्च शिक्षा जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और MPhil या PhD स्तर शामिल है को सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से संबोधित किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी. नीति आयोग, सी. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, डी. भारतीय उद्योग संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने छठी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 रिपोर्ट जारी की। यह एक वार्षिक मूल्यांकन है जिससे अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और नीति निर्माताओं को लॉजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य सुधारों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों के माध्यम पर लॉजिस्टिक्स निष्पादन का आकलन किया जाता है। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवा, परिचालन और विनियामक परिवेश। सतत लॉजिस्टिक्स वर्ष 2024 में शुरू किया गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। 2. वर्ष 1863 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भारत का पहला गृह था। 3. उन्हें काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर नामक 2 प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए. पंडिता रमाबाई, बी. सावित्रीबाई फुले, सी. ताराबाई शिंदे, डी. सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सावित्रीबाई फुले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हाशिए पर रहने वाली माली समुदाय में हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ, जिन्होंने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लिया, एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के साथ और दूसरा पुणे के नॉर्मल स्कूल में। उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। इस दंपति ने कुल 18 स्कूल शुरू किए और चलाए। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मंक्स जैसे शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की। वर्ष 1863 में ज्योतिराबा फुले और सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। उन्होंने काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर नामक 2 प्रसिद्ध कृतियां लिखी, साथ ही कविता गो गेट एजुकेशन भी लिखी। 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। 2. यह आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान प्रसारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की खोज वर्ष 2001 में डच शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह एक वैश्विक श्वसन रोगजनक है जो फ्लू एवं कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, अतः कथन एक सही है। यह न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है जिसमें RSV, खसरा तथा कंठमाला जैसे वायरस भी शामिल हैं। HMPV मुख्य रूप से निकट संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है तथा आमतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में RSV और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य संक्रमणों के साथ फैलता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला ऑर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. प्रागैतिहासिक पौधों के जीवाश्म, बी. पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां, सी. प्रागैतिहासिक उभयचर, डी. डायनासोर के प्रमुख समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डायनासोर के प्रमुख समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा डायनासोर के 3 प्रमुख समूह हैं जिन्हें उनके शारीरिक एवं आहार संबंधी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑर्निथिस्किया के तहत स्टेगोसॉरस और ट्राइसेरोटॉप्स जैसे चोंच वाले तथा पौधे खाने वाले डायनासोर शामिल हैं। सौरोपोडोमोर्फा के तहत डिप्लोडोकस जैसे लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर शामिल हैं और थेरोपोडा में टी-रेक्स तथा वेलोसिरैप्टर जैसी मांसाहारी प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से वेलोसिरैप्टर आधुनिक पक्षियों के पूर्वज हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लुई ब्रेल ने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्रेल प्रणाली विकसित की जो सैन्य संचार के लिए तैयार की गई नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। 2. ब्रेल प्रणाली में वर्णों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x4 मैट्रिक्स में 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लुई ब्रेल 1809 से 1852 का जन्म फ्रांस में हुआ था और 3 वर्ष की आयु में ही उनकी दृष्टि चली गई थी। 10 वर्ष की आयु में उन्हें पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में छात्रवृत्ति मिली, जहां उन्होंने एक सेना के कप्तान की नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित होकर ब्रेल प्रणाली विकसित की, अतः कथन एक सही है। ब्रेल प्रणाली में 3x2 मैट्रिक्स में 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग कर वर्ण बनाए जाते हैं जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. इरानी समिति 2000, 2. मित्रा समिति 2001, 3. ईरानी समिति 2005। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपर्युक्त समितियों से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए. शैक्षिक सुधार, बी. दिवाला एवं शोधन अक्षमता सुधार, सी. बीमा क्षेत्र संबंधित सुधार, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इरानी समिति 2000, मित्रा समिति 2001 और ईरानी समिति 2005 जैसी समितियों द्वारा सीमापार दिवालियापन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग मॉडल कानून 1997 को अपनाने की सिफारिश की थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के प्रगतिशील सामंजस्य एवं आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के अपने अधिदेश के अनुसरण में इससे संबंधित ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आधारित है। 2. राष्ट्रपति द्वारा उचित समझे जाने पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है, अतः कथन एक सही नहीं है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भूजल में नाइट्रेट संदूषण में वृद्धि के निहितार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अत्यधिक नाइट्रेट संदूषण से मेथिओग्लोबिनेमिया हो सकता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। 2. इससे झीलों और तालाबों में शैवालों की वृद्धि होती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार समग्र भारत में भूजल प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि हुई है तथा अधिकतर जिलों में नाइट्रेट का स्तर अत्यधिक हो गया है। अत्यधिक नाइट्रेट संदूषण से विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों में मेथेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है। मेथेमोग्लोबिनेमिया एक रक्त संबंधी दुर्लभ विकार है जो रक्त में मेथेमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाने पर होता है, जिससे ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे झीलों और तालाबों में शैवालों की समृद्धि होती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। 2. इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही है। इसमें उनके डेटा तक पहुंच सुधार और उसको समाप्त करने का अधिकार शामिल है, जिससे नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। अधिनियम में कहा गया है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही संसाधित किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रोग रेस्पिरेटरी सिंसीडियल वायरस के समान परिवार का है। 2. कोविड-19 के समान यह भी एक नया रोग है जिसने पहले कभी मनुष्यों को संक्रमित नहीं किया था। 3. इसका प्रकोप ठंड के मौसम में अधिक होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी सिर्फ 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिर्फ 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक श्वसन रोग है जो फ्लू या सर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, लेकिन इससे जोखिम बढ़ सकता है या ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी अधिक गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों और प्रतिरक्षा विहीन लोगों में। यह रोग रेस्पिरेटरी सिंसीडियल वायरस के परिवार से संबंधित है और कम से कम वर्ष 2001 से ही मौजूद है, जब इसे पहली बार नीदरलैंड में पहचाना गया था। अतः कथन 1 सही है। HMPV कोविड-19 के समान नहीं है क्योंकि यह कई दशकों से मौजूद है और वैश्विक आबादी में पिछले संक्रमणों से प्रतिरक्षा का एक स्तर है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कोविड-19 एक नया रोग था जिससे पहले कभी मनुष्यों को संक्रमित नहीं किया था, जिससे महामारी स्तर का प्रसार हुआ। इसका प्रकोप ठंड के मौसम में अधिक होता है। अतः कथन 3 सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक सुरक्षा पहल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ए. संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एक पहल जिसका उद्देश्य वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और दुनिया भर में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है। बी. वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चीन द्वारा प्रस्तावित एक रूपरेखा जिसमें संप्रभुता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर जोर दिया गया है। सी. यूरोपीय संघ की नीति सदस्य देशों में आतंकवाद रोधी और साइबर सुरक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण बनाने पर केंद्रित थी। डी. सामूहिक रक्षा को मजबूत करने और उभरते खतरों के खिलाफ अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाटो द्वारा संचालित रणनीति है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।